एक साल बाद 10 अक्टूबर 2012 इंडियन बुक हाउस पब्लिशर ऑफिस, दिल्ली। एक 40 साल की महिला जिसके बाल घुंघराले लेकिन छोटे थे, नाक में बड़ी सी बाली, फीचर एकदम शार्प, सांवली रंग की, कॉफ़ी मशीन से अपने हिसाब से कॉफ़ी बनाकर कैबिन में घुसी जहाँ चित्रा बैठी हुई थी। चित्रा ने अपने बाल छोटे करा लिए थे, गले में एक बैंगनी दुपट्टा पहना था। एक साल में वो थोड़ी सी मोटी हुई थी। आंखों पे एक चश्मा आ गया था जो उसको और भी सुंदर बना रहा था। चित्रा उस महिला के आने पर कुर्सी से उठी। हाय रुचिका। हाय चित्रा, कॉफ़ी? नो थैंक्स। रुचिका ने चित्रा को बैठने का इशारा किया। चित्रा ने पिछले एक साल में जिस भी पब्लिशर को अपनी किताब भेजी, उतनी जगह से रिजेक्शन आ चुका था। वो अपनी किताब छपने की उम्मीद करीब करीब खो चुकी थी। उधर चेतन भगत की किताब व्हाट यंग इंडिया वांट्स भी आ चुका था। उधर अमीश त्रिपाठी की 3 पार्ट सीरीज की आखिरी किताब द ओट्स ऑफ द वायुपुत्रास फरवरी 2013 में आने वाली थी, जिसके बारे में ये खबर थी कि पब्लिशर ने करीब 5 करोड़ रुपए की एडवांस रॉयल्टी भी दी है। उधर एक नए राइटर रविंद्र सिंह की किताब टू हैड अ लव स्टोरी को पेंगुइन पब्लिशर ने दोबारा छापा था। रविंदर की किताब मार्केट में आने के बाद से लगातार बिक रही थी। चित्रा लिखने में कैसी थी, कैसी नहीं थी, यह तो वैसे भी समय बताने वाला था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं यह बात बैठती जा रही थी कि शायद वह यह सब नहीं कर पाएगी। उसको लगने लगा था कि वो कहीं पीछे छूट गई है। लाइफ इतनी भी आसान नहीं थी। उसकी सेविंग के सारे पैसे धीरे धीरे कम हो रहे थे। उसने 1-2 न्यूज़पेपर के लिए लिखना भी शुरू किया, लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगता था। रुचिका ने बिना एक भी सेकंड गवाए कहा, चित्रा, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। चित्रा ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और मुस्कुराने की कोशिश की। रुचिका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी राइटिंग पसंद है। तुम्हारी राइटिंग में एक फ्लो है। चित्रा ने पूछा कि यह गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़। रुचिका ने एक सिप कॉफ़ी लेते हुए कहा, हम तुम्हारी किताब इस साल नहीं छाप पा रहे हैं, लेकिन एक राइटर है जिसका नाम मैं अभी नहीं बता सकती। अगर तुम उसकी किताब के लिए घोस्ट राइटिंग करो तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। तुम आराम से सोच लो और मुझे बता दो। चित्रा को पैसे की ज़रूरत थी। चित्रा ने भारी मन से हाँ कर दिया। रुचिका ने चित्रा के सामने 1-2 पेज का MOU रखा, साइन करने के लिए बढ़ाया, जिसका कुल मतलब इतना था कि अगर चित्रा ने कभी उस राइटर का नाम डिस्क्लोज किया तो उस पर भारी पेनल्टी लग जाएगी। चित्रा को एक बहुत बड़ी पॉपुलर लेखिका के लिए लिखना था। चित्रा को यकीन नहीं हुआ कि वो घोस्ट राइटिंग भी करवाती है। चलने से पहले रुचिका ने बताया कि अगले हफ्ते में वो उसकी मीटिंग करवा देगी और उसकी कमाई का 10% रुचिका का होगा। रुचिका अपनी खुद की एक कंपनी खोलना चाहती थी। उसको लगता था कि लिटरेरी एजेंट बनकर वो ज़्यादा पैसे कमा सकती है। इसीलिए वह चित्रा जैसे लेखकों की तलाश में रहती थी जिनसे घोस्ट राइटिंग करवा पाए। उधर पिछले एक साल में सुदीप ने अपने शेयर बेचने के बाद दिन रात एक कर दिया था कि वह अपनी कंपनी खड़ी कर पाए। उसने अपने आप इतना काम ले रखा था कि उसको किसी भी चीज़ की फुर्सत नहीं थी। उसने अपनी ईगो पे ले लिया था कि वो भी कंपनी चला सकता है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी कंपनियों में उसने पैसा लगाया था, उनमें से बहुत सी कंपनियां अच्छा कर चुकी थी। सुदीप के मुंबई ऑफिस में सुबह 10 बजे बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। मीटिंग में जाने से पहले उसके सेक्रेटरी ने दिन भर का शेड्यूल बताना शुरू किया। सेक्रेटरी ने पूछा, सर, शाम को 6 बजे मीटिंग विद चित्रा लिखा है। इसकी कोई और डिटेल मेरे पास नहीं है। सुदीप को अब जाकर ध्यान आया कि आज 10 अक्टूबर है। उसने तुरंत ही चित्रा को फ़ोन मिलाया। चित्रा का फ़ोन उठा नहीं, या यूँ कह लीजिए कि चित्रा ने फ़ोन उठाया नहीं। वो घोस्ट राइटिंग के लिए हाँ बोलकर बहुत परेशान थी, लेकिन पैसे की ज़रूरत ऐसी थी कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। चित्रा अपने घर लौटकर चाय बनाकर अपनी लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट उलट पलट रही थी। उसके सामने फ़ोन 2 बार पूरा बजा।
वो यही सोचकर फ़ोन नहीं उठाई क्योंकि पिछले 1 साल में वह कुछ नहीं कर पाई। उसको बार बार सुदीप की बात याद आ रही थी। 1 साल में तुम बहुत बड़ी राइटर बन चुकी होगी, 1 साल में भूल मत जाना। चित्रा को रोना आ गया। इसी बीच उसके मकान मालिक का फ़ोन आया कि 2 महीने से उसने किराया नहीं दिया था, वो जल्द से जल्द किराया दे। चित्रा ने गुस्से में सामने रखा चाय का गिलास उठाकर फेंक दिया। फेंकने के बाद याद आया कि घर में तो कोई बाई वाली आती ही नहीं है, उसे ही साफ करना है। वो उठकर धीरे धीरे ग्लास का एक एक टुकड़ा इकट्ठा करके रखने लगी। जिंदगी जब हद से ज़्यादा उलझ जाए तो ऐसे ही टुकड़े टुकड़े करके ही संभलती है। उधर सुदीप का भी मीटिंग में मन नहीं लग रहा था। उसके एक इन्वेस्टर की टीम ने कुछ लोग सुदीप को समझा रहे थे कि कैसे उसको कंपनी को आगे ले जाना चाहिए। सुदीप इनकी बहुत सी बातों पर अग्री नहीं कर रहा था। चित्रा ने दिन के करीब 1 बजे सुदीप को कॉल किया। सुदीप ने चित्रा का फ़ोन देखकर अपना बोलना 1 मिनट के लिए रोका और कॉल लेने के लिए मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। वो निकल ही रहा था कि इतने में अभिजात ने इशारे में पूछा, बहुत अर्जेंट है? सुदीप ने इशारे में जवाब दिया कि हाँ, बहुत ही अर्जेंट है। उसके इस जवाब से अभिजात थोड़ा सा खिंचा, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखते हुए वो इन्वेस्टर का ध्यान इधर उधर करने की कोशिश करने लगा। चित्रा के कॉल से सुदीप ने मीटिंग रूम से बाहर निकलकर फ़ोन लिया। तुम कहाँ हो? ठीक तो हो? चित्रा कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, क्या हम मिल सकते हैं? सुदीप को चित्रा के जवाब देने की टोन से समझ आ गया था कि वो परेशान है। उसने कहा कि वो अपनी सेक्रेटरी का नंबर भेज रहा है, वो सब कुछ अरेंज कर देगी। सुदीप ने अपने सेक्रेटरी को मैसेज करके बोला कि चित्रा से बात करके शाम की फ़्लाइट टिकट भेज दे और उसकी बुकिंग ताज में कर दे। सुदीप अभी मीटिंग में ही था कि दिन के 2 बजे चित्रा का मैसेज आया, सी यू इन द इवनिंग। सुदीप ने जवाब टाइप किया, वेलकम टू मुंबई। सुदीप के ऐसे बीच में मीटिंग में उठ के जाने की वजह से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने उस समय उसके सामने यह जताया नहीं। शाम को उन्हें इन्वेस्टर के साथ पार्टी थी, लेकिन सुदीप का पार्टी में जाने का कोई मूड नहीं था। सुदीप के करीबी दोस्त और कंपनी में पार्टनर अभिजात ने उसको समझाया भी कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है, थोड़ी देर आकर वह चला जाए, लेकिन सुदीप ने पार्टी में आने के लिए मना कर दिया। सुदीप को वैसे भी उसके काम में होने वाली दखलअंदाजी ज़्यादा पसंद नहीं थी। उसको कभी कभी यह लगता था कि वह अपनी ही कंपनी में नौकरी कर रहा है। खैर, अभिजात की बात मानकर वह थोड़ी देर पार्टी में रहा, लेकिन 9 बजते बजते ताज के लिए निकल लिया। जाने से पहले सुदीप की गर्लफ्रेंड और कंपनी की बिजनेस हेड सुनैना ने भी सुदीप को समझाने की कोशिश की लेकिन सुदीप को समझना ही नहीं था। सुदीप के जाने के बाद अभिजात और सुनैना दोनों ही गुस्सा थे, लेकिन वो सुदीप के मूड के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। जब से सुदीप ने शेयर बेचे थे, तब से उसकी ऐसी हरकतें ज़्यादा ही बढ़ गई थीं। सुनैना सुदीप की गर्लफ्रेंड है, यह बात बहुत ही कम लोगों को पता थी। सुदीप के कार में बैठते ही सुनैना ने उसको कॉल किया। यार सुदीप, तुम्हें क्या हो जाता है? इन्वेस्टर से बिना मिले तुम्हारा जाना हमारे लिए कितना ऑकवर्ड है। सुदीप ने सुनैना की बात 2-3 मिनट तक सुनी, फिर बोला, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सुनैना ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। जब उसने फ़ोन काटा, अभिजात उसके पास ही खड़ा था। अभिजात ने सुनैना के कंधे पर हाथ रखा। दोनों मुड़कर इन्वेस्टर और बाकी इम्पोर्टेंट लोगों से ऐसे घुल मिलकर मुस्कुरा कर बात करने लगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। कोई सुदीप के बारे में कुछ पूछता तो सुनैना बता देती कि उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। हालांकि उसका ऐसे जल्दी निकल जाना बहुत लोगों को सही नहीं लगा। सुदीप ने इन सब पर कुछ ध्यान नहीं दिया। उसको अपने काम पर भरोसा था। यह भी भरोसा था कि एक दिन जो शेयर बेचे हैं वह उनको वापस खरीद लेगा। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।
धन्यवाद।